हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आज हमारा ये वीडियो डिस्कशन है वो आपने देखा होगा ओपन टेस्ट 2 ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी का, उसके स्पेशल ओपन टेस्ट के सेक्शन में इसको ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। इसका मॉडल आंसर भी वहाँ दिया जा चुका है। इसकी वीडियो चर्चा हम लोग एक एक करके आरंभ करते हैं। और आज जो इसका पहला वीडियो होगा भाग 1, उसमें मैं 25 प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इसके बाद के जो अन्य वीडियो डिस्कशन होंगे वो रमन सर और सत्यप्रकाश सर के द्वारा डिस्कशन किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये टेस्ट कोड आप देख लें और टेलीग्राम चैनल जो लोग अभी तक ये टेस्ट नहीं दिए हैं उनको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से ये लोग ज्वाइन करें इसे टेलीग्राम चैनल को और इस टेस्ट को अवश्य दें। OMR भी अपलोडेड है और अगर वो लोग OMR फिल करके वापस उसी टेलीग्राम चैनल पे वो OMR अपलोड करते हैं तो उन्हें नंबर के साथ साथ उनकी रैंक भी बताई जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये यूपीएससी हिंदी का एक अनोखा प्रयास है ताकि आपको जो रियल लाइफ एग्जाम की फील होती है, आप एग्जाम में जाते हो वहाँ पे OMR भरना होता है आपको, ठीक है, वो आपको फील दिलाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। तो आज ये जो पहला वीडियो डिस्कशन होगा ये कुछ थीम पे आधारित होगी। उसे डिस्कशन करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। मेरा नाम गौरव है और ये जो यूपीएससी हिंदी है इसमें मैं एक टीम मेंबर हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि 2018, 2019 और 2020 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, 2018 और 2019 के तो आपको मार्क्स भी सामने दिख पा रहे होंगे, 20 के भी आए नहीं हैं। इन तीनों में मेरे प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। आप देख सकते हैं 128 से प्लस मार्क्स रहे हैं, जबकि कट ऑफ 98 के आसपास ही था। ठीक है, जनरल का कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं लगभग 30 मार्क्स ज़्यादा हमेशा रहा है। और ये जो यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म है इसकी विशेषता है कि हम लोग का पूरा प्रयास इसी पर है कि किस तरीके से आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो डर है वो दूर कराया जाए, खास तौर पे हिंदी मीडियम को किस तरह से प्रीलिम्स का जो बैरियर है उसको क्रॉस कराया जाए। तो जो आज का वीडियो होगा वो कई थीम पे आधारित होगा। ठीक है, वो थीम क्या होगी? पहली ये थीम की जो वीडियो जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से रिलेटेड समझ, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा मैं बगल में ही मॉडल आंसर ओपन करूंगा, तो आप चाहेंगे तो साथ साथ में मॉडल आंसर भी पढ़ते जाएंगे। इवन हम लोग के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी PDF ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। तीसरी जो बात मैं बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाना है, प्रश्न को नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये भी आज ये लगभग जो इतनी टेस्ट सीरीज हो रही है हम लोग की, जो यूपीएससी हिंदी है इसकी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्रीलिम्स के लिए, तो उसकी खास बात है जितने भी अब तक हम लोग ने डिस्कशन किए हैं, जितने भी टेस्ट बनाए हैं, सब में हम लोग ने एक खास बात को जो शामिल किया है वो ये है कि तुक्का कैसे लगाना है। इस पर हम लोग का विशेष जोर होता है कि आप तुक्का का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ABCD कुछ भी लगा देना है। तुक्का का मतलब बेसिकली ये होता है कि क्वेश्चन में आपकी समझ बहुत सीमित है, मतलब प्रश्न पढ़ के आपको ये नहीं लग रहा है कि हाँ पूरी तरह से प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी वह प्रश्न सही कर लेना, ये हम लोग का प्रयास है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी किस तरह से सही कर लिया जाए। ये यूपीएससी हिंदी का एक अनोखा प्रयास है और आप देखेंगे ये प्रयास किसी के द्वारा अभी तक नहीं शुरू किया गया है, ये हम लोग ने पहली बार शुरू किया गया है। और दोस्तों, ये हम लोग अब वीडियो डिस्कशन शुरू करने जा रहा हूँ मैं, तो प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। मैं बगल में ही क्या करता हूँ, इसका मॉडल आंसर भी ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में भी आसानी रहेगी और मुझे समझाने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका मॉडल आंसर, ये ऑलरेडी जो हम लोग का यूपीएससी हिंदी चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको देखिए, ये जो लिंक है देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल की t.me/UPSC_in_Hindi1, तो यहाँ से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा सेटअप अप कर दिया है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं वीडियो डिस्कशन करना। तो देखिए, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में, और बोला है कौन से कथन सही है उद्देशिका के संदर्भ में। तो पहला बता रहा है उद्देशिका घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति प्रत्यक्षतः जनता से प्राप्त करता है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा शुरू में ही लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो कौन है हम कौन है? भारत के लोग। और ये देखिए लिखा हुआ है शक्ति प्रत्यक्षतः जनता से प्राप्त कर, यानी क्या कर रही है भारत के लोग, क्या कर रहे हैं? ये देखिए साफ साफ बताएगी कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं, अंगीकृत, देखिए संविधान सभा में अंगीकृत करवा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, संविधान सभा में यानी संविधान को शक्ति प्रदान करते हुए संविधान सभा के माध्यम से इसको संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करवा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
यानी सी ऑप्शन में तुरंत एलिमिनेट कर दूंगा। देखिए मैं बार बार ये कई बार मुझसे पूछा गया है कि सर एग्जामिनेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका भी ये सॉल्यूशन है, जब एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहला स्टेटमेंट पढ़ा, तो पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता चल गया सही है या गलत है, तो तुरंत आप उसके बाद ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस अवश्य देखिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊँ, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट गलत होता, सपोज मान लिया पहला स्टेटमेंट गलत होता, मैं सीधे ऑप्शन देखता, आप समझिएगा, मैं सीधे ऑप्शन देखता, 1 एलिमिनेट कर दिया मैंने, तो मेरा आंसर आ जाता सी, अगर गलत होता तो। यानी अब मैं स्पीड मेरी कितनी बढ़ गई, आप देखिए मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ूंगा ही नहीं ना, उसके बारे में माथा पच्ची करूंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट मेरे बस का ही नहीं, हो सकता है इतना टफ स्टेटमेंट दिया हो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा हो, तो मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखूंगा नहीं, मैं सबसे पहले फर्स्ट देखूंगा, उसके बाद सेकंड काम करूंगा ऑप्शन, कि ऑप्शन में से क्या एलिमिनेट हो जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि चलो ये वाला एलिमिनेट हो गया सी, अब बचा ए बी डी। अगला देखते हैं वापस सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इसके अनुसार संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। देखिए बात बिल्कुल गलत है। सबको पता है कि संविधान 26 नवंबर, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर इस बात को बताया गया है, तो आपको क्या करना है, बस उसी को पढ़ना है। सेकंड स्टेटमेंट आपने गलत किया तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देना है, यानी ये देखिए तुरंत ये काम करना है। थर्ड पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य सभी नागरिकों की विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, तो बिल्कुल सही बात है, तो यानी बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बेसिकली मेरे कहने का यहाँ पर समझाने का अभी तक का ये मतलब था, देखिए पीडीएफ अपलोडेड हो चुकी है, पढ़ना होगा तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप पढ़ भी लेंगे, कई लोग पढ़ भी लिए हैं, पढ़ चुके होंगे और पढ़ लेंगे। लेकिन जो इस वीडियो का पर्पस है, जो वीडियो से आपको फायदा होने वाला है, कि पेपर में एटीट्यूड कौन से रखें, किस एटीट्यूड से जाएं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं, साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएं। और ये यूपीएससी हिंदी का अनोखा प्रयास है, क्योंकि ये तो देखिए सब लोग पेपर आपको 50 मिल जाएंगे मार्केट में, ये मैं श्योर हूँ, लोगों को मिल भी चुके होंगे, लोग सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन ये जो एटीट्यूड डेवलपमेंट की बात है, क्यों नहीं आखिर में बाकी लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। हिंदी मीडियम से क्यों प्रीलिम्स में केवल 800 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, मतलब प्री के बाहर केवल 800 लोग जाते हैं, मेंस में केवल 8 से 900 बैठते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम में लगभग 8000-9000 लोग बैठते हैं। इसका कारण क्या है भाई, प्री में तो हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है ना, प्री में तो कॉपी चेक नहीं हो रही है, प्री में तो सब्जेक्टिविटी नहीं है, प्री तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक बड़ा कारण जो मुझे पता है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, कि एटीट्यूड बहुत ही निगेटिव है हमारा पेपर को लेके, पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं यार। इवन हम लोग ने जो ओपन टेस्ट अपलोड किया है, अभी तक किसी ने पता नहीं किस शंका के माध्यम से ओपन टेस्ट वालों ने किसी ने अपलोड किया, हालांकि जो हम लोग का पेड ग्रुप है वहाँ पे अपलोडेड किए जा चुके हैं, लोगों ने वहाँ पे अपलोड किया है, टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग नियमित उन पर नज़र रखे हुए हैं, नियमित हम लोग वीडियो कॉल के माध्यम से डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग ने नज़र रखा हुआ है, तो वो देखते हैं, वो सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अभी तक ओपन टेस्ट के ग्रुप में किसी ने सॉल्व करके पीडीएफ अपलोड नहीं किया है। तो देखिए ये बहुत शर्म की बात है हिंदी मीडियम के लिए भी, कि किस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं जब आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, मैं अपना काम तो करता रहूँगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी स्पीड में चलेंगे, क्योंकि चर्चा अब गति पकड़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा चर्चा गति पकड़ेगी, और वीडियो 1 घंटा मैक्सिमम में 25 क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, कुछ वाद दिए हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय और उससे संबंधित आपको प्रावधान बताए हुए हैं। तो देखिए बोला है मिनर्वा मिल्स वाद, मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के मध्य सामंजस्य, बिल्कुल सही बात है। IR कोएलो वाद, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी बिल्कुल सही बात है। कियोतो होलोअन वाद, दल बदल कानून से रिलेटेड, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये तीनों जो है ये आपको रटने ही होंगे। रटने क्यों होंगे, इन द सेंस ये मेंस में भी बहुत काम आने वाले हैं। मेंस में जब आप कोई आंसर लिखते हैं, तो आप जब कहेंगे, मान लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता को अति सक्रियता में बदल रही है, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक IR कोहेलोवाद में न्यायिक पुनरावलोकन को क्या किया, एक मूल संरचना माना, संविधान का मूल ढांचा माना। इन चीज़ों को आप आराम से बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, ये चीज़ें जैसे मिनर्वा मिल्स वाद, मान लीजिए प्रश्न आता है कि नीति निदेशक तत्वों की मूल अधिकारों से तुलना कीजिए, ऐसा अगर प्रश्न आता है मेंस में, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में आ सकता है,
तो आप बताएंगे मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को महत्व माना था और दोनों के मध्य सामंजस्य को क्या कहा था कि दोनों एक रथ के पहिए के समान है। तो वो बात आप यहां पर बताएंगे, ठीक है, वो बात आपको बताना होगा। तो देखिए यहां पर क्लियर बताया गया, आईआर कोहेलो वाद में उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधियों को पूर्ण रूप से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि पुनर्वावलोकन क्या है, एक मूल विशेषता है और 9वीं अनुसूची के तहत विधि निर्माण द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप देखेंगे ये जो कंटेंट है ये आपको याद करना होगा और क्या करना है, नोट्स आपको बनाते रहना है साथ में। तो देखिए मैं तो क्या करूंगा, मुझे नोट्स बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा आईआर कोहेलो वाद, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, मूल विशेषता, ये मैं हाईलाइट कर दूंगा। जब अगली बार पढ़ूंगा तो केवल ये पढ़ते हुए निकल जाऊंगा। जैसे मिनर्वा मिल्स वाद, मूल अधिकार निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, ऐसे कर लूंगा। दूसरी पेन यूज कर लूंगा मैं 10वीं अनुसूची, ठीक है, ये तो ओलन बदा जाचिलू, यहाँ पर मैं सीधे ये कर लूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से भी नोट्स बन सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। तो बिल्कुल आप ये जो टेबल बनी हुई है यही छाप सकते हैं, जो क्वेश्चन में दी हुई है ये आप छाप सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी पॉलिटी का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। तो देखिए इसका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इसके अलावा जितने अनुच्छेद हैं, आपको याद रहे ना रहे, याद है नहीं है, सब मतलब मूल अधिकार, सॉरी अनुच्छेद नहीं, मूल अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। तो बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कौन सा है, 23, 24, यही तो है। क्या ये 15, 16, 19, 29, 30 में आता है? नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही कथन है। तो इस बात को आप समझेंगे, ये आपको याद करना है, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है। अगला बोल रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसी आरोपी को मनमानी और अत्यधिक सजा दिए जाने के विरुद्ध संरक्षण की परिकल्पना की गई नहीं। ये क्या है, ये बताइए कौन सा आर्टिकल है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए ठीक है, ये आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो ही अधिकार है, 23वां आर्टिकल और 24वां आर्टिकल, जिसमें बलात् श्रम निषेध और आप कह सकते हैं 24वें में क्या है, बाल श्रम निषेध। तो ये दो आर्टिकल हैं 23 और 24, ये आते हैं किसके अंतर्गत, ये आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। जो ये है आरोपी को मनमानी और अत्यधिक सजा दिए जाने के विरुद्ध दंड, वो अनुच्छेद 20 और 21 में से किसी का प्रावधान है। ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में किस किसका प्रावधान है, ठीक है। अगला देखते हैं समर्पित माल ढुलाई गलियारा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आपको पता है हाल ही में एकदम लेटेस्ट है कि मोदी जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। तो बोल रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समर्पित माल ढुलाई गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कुछ कथन की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। देखिए ये जो अनुच्छेद 20 है यहाँ पे मॉडल आंसर में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो फिर भी पहले कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखिए, इसको समर्पित माल ढुलाई गलियारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है केवल वस्तुओं और माल परिवहन के लिए समर्पित एक उच्च गति क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है। अच्छा अब देखिए लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने तुक्का वाले वीडियो में बनाया था, केवल पढ़ो तो कान खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ पर कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन इस प्रश्न की डिमांड ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वाकई में ये केवल, क्योंकि नाम ही है फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब होता है माल ढुलाई। तो जो नाम इसका डेडिकेटेड स्पेशल माल ढुलाई के लिए ही, तो वस्तुओं और माल परिवहन के लिए समर्पित है, यह केवल और चीज़ों के लिए नहीं है, यात्रा के लिए नहीं है, विशेष रेलवे कॉरिडोर है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये कथन बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है केंद्रीय बजट 2021 के तहत पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे और पूर्वी डीएफसी को वर्ष 2022 तक चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आपको पता होगा हाल में ही ईस्टर्न या वेस्टर्न बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में, उसको मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो ये बिल्कुल कथन दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, बोल रहा है मित्रा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अच्छा देखिए इसको मैं एक आपको बताता हूँ, एक बात समझिएगा। ऐसे बोला है मित्रा योजना, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये थोड़ी सी हमारी भी कमी है, यूपीएससी हिंदी की भी कमी है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग ने इंग्लिश में पेपर नहीं दिया है। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों वहाँ पे होता है, और मान लीजिए मित्रा योजना आपको बिल्कुल नहीं पता है, पता ही नहीं है कि क्या है ये, है ना, कुछ नहीं पता है। आपको क्या करना है, कुछ प्रयास करना है।
कि यार कुछ फिल फॉर्म बना दो और इंग्लिश पढ़ना है। अब इंग्लिश आप पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा होगा, टेक्सटाइल, ये समझिएगा टेक्सटाइल, यहाँ पर लिखा होगा एजुकेशन, यहाँ पर लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ईएमएस, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है आरई। अब इसमें से मिलाइए कि क्या बन सकता है, आप देखेंगे टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई एम कुछ नहीं मैच कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है। जब फुल फॉर्म कुछ भी बनेगा भाई, मित्रा योजना क्या होगी, किसी चीज का फुल फॉर्म को ही शॉर्ट किया गया होगा, कुछ होगी। जैसे यहाँ पर मैं एक बार बता दूं आपको ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, ये है ना। आप देखिए एक बार इसको एक बार समझिए, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे टेक्सटाइल लिखा होगा, है ना, टी से टी मैच कर गया, आंख बंद करके ये टिक कर देना चाहिए आपको, इतना रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कसम खा के बैठी हो कि नहीं फुल फॉर्म नहीं बन रहा है ना, और गवर्नमेंट कसम खा के बैठी हो तो आपका गलत भी हो सकता है। मैं एकदम गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपका 100% ही सही होगा, लेकिन न टिक करना, मित्रा योजना आपको नहीं पता है और आप छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, उस पर 1 सेकंड 1 मिनट में इस क्वेश्चन को टिक नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बहुत भारी भूल भी साबित हो सकता है। तो इस बात को आप समझेंगे कि जब 0.6 नंबर से आपका कट ऑफ रुक जाएगा तब आपको ये बात समझ में आएगा कि यार ये मित्रा योजना वाले जो सर के तुक्के थे वो समझ में आ गए होते तो ये गलती कभी ना होती। तो इस चीज से आप बचिए और इसका प्रयास अवश्य कीजिए। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जब ये योजना रिलेटेड, मैं फिर से बता दूं, जब योजना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका पढ़ना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के टिक करना है। अब मान लीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करता, जैसे मैंने बता दिया कि टेक्सटाइल, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, 1 मिनट में अपने हाथ से इंग्लिश लिख लीजिए तो क्या होगा, कुछ है ही नहीं, टेक्सटाइल से टेक्सटाइल मैच कर गया और टिक कर दीजिए, है ना। तो ये बेसिकली है क्या, मॉडल आंसर में आप देख भी सकते हैं कि ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है और गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव योजनाएं ला रही है। आपको बताना है किस किस सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना ये लाई गई है ना। तो ये बताइए, ये आप देखेंगे अभी बल्क ड्रग के लिए लाई गई है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। इसके अलावा मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाई गई है, बिल्कुल सही बात है, इंसेंटिव लिंक, है ना। तो ये 2 सेक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव लिंक, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये भी वही है। अच्छा, कई लोग का ये डाउट था, कुछ लोगों ने इसका मॉडल आंसर पढ़ा और बोला सर प्लग एंड प्ले सुविधाएं क्या होती हैं। प्लग एंड प्ले सुविधाएं कुछ नहीं होती हैं, बहुत आसान चीज होती है। मान लीजिए कोई SEZ बनाया गया है, सपोज SEZ गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो क्या होता है, SEZ में गवर्नमेंट सारी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप कह सकते हैं रोड, इसके अलावा वाटर, जो भी आवश्यकता है, जल हो गया, भूमि, सब गवर्नमेंट वहां पर उपलब्ध पहले से कराई रहती है। मतलब आपको केवल जाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है और बेचना शुरू करना है। इसको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले टाइप का जो योजना है, ठीक है, अवसंरचना है। तो इस बात को आप समझिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार लोगों को डाउट होता है, तो ये यहाँ पर डाउट आपको दूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग से रिलेटेड है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय घाटे और यानी फाइनेंशियल डिफिसिट, ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई हैं, बिल्कुल सही कथन है, ऐसा किया गया है। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है NK सिंह। यह प्रश्न UPPCS में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्होंने वित्तीय घाटे और ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की हैं। अगला है, इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 4% तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो बिल्कुल गलत है। ये जो लक्ष्य है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लक्ष्य क्या है, 2025-26 तक 4%, न कि 2021-22 तक, ठीक है। तो एक बार सोल्यूशन इसका देख लीजिए, लिखा हुआ है क्लियर। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय घाटे और ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, केंद्र के लिए लक्ष्य दिया गया है कि केंद्र के लिए लक्ष्य क्या है, 2022 के 6.8% के घाटे को 2025-26 तक 4% करना है, ठीक है, ये समझिएगा। कथन 2 यानी गलत है। राज्यों के लिए लक्ष्य क्या बताया गया है, 3% राजकोषीय घाटा GSDP का मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सिफारिशें की गई हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट था, इसका आंसर हो जाएगा A। अगला देखते हैं, वाणी, PM वाणी नाम है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका नाम है, PM वाणी।
इसका उद्देश्य देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना करना है। जैसे आपने अगर कभी आपने रेल में सफ़र किया होगा, कितने लोग ने किया कमेंट सेक्शन में बताएं, तो रेलटेल नाम का गूगल का एक वाईफाई नेटवर्क वहाँ पे मिलता है। ये पीएम वाणी कुछ नहीं है, वाईफाई एरिया एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। ये भी उसी प्रकार का है जो रेलटेल गूगल चलाती है ना, उसी प्रकार का ये एक तरह से आप कह सकते हैं पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट है। तो बिल्कुल सही कथन है, पहला कदम बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कदम देखते हैं, पब्लिक डेटा ऑफिस, ऐसी संस्थाएं हैं जो इंटरनेट बैंडविड्थ की खरीद करेंगी और पीएम वाणी के अनुरूप वाईफाई एक्सेस पॉइंट की स्थापना और संचालन करेंगी। तो इसमें एक पब्लिक डेटा ऑफिस का निर्माण किया जाएगा जो क्या करेंगी, बैंडविड्थ के खरीदेंगी और ये जो हॉटस्पॉट है, वाईफाई हॉटस्पॉट है, इसकी स्थापना ये करेंगी। क्या नाम है उनका? पब्लिक डेटा ऑफिस। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा कौन देगा? पीएम वाणी। या आप मेंस में भी किसी एग्जांपल्स में, किसी क्वेश्चन में आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए बेसिकली मैंने बार बार इस बात को कहा है, और जो हम लोग का अभी लाइव डिस्कशन हुआ था जूम पे, जो हमारे प्रीलिम्स के बच्चों ने ज्वाइन किया था, उनसे मैंने ये बार बार बोला है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को अलग अलग मत करके देखिए। जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सोचिए कि यार मेंस में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये आंसर लिख दूंगा। इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ना, जो रिक्वायरमेंट है, इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं, जो रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेंस में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे प्री और मेंस दोनों की आपकी गंभीर पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने गंभीर पकड़ रखा है तो आप सागर में से मोती चुन सकते हैं, मतलब समझिए सागर में से मोती इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको पूरे सागर की पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आपको केवल मोती को इकट्ठा करना और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये काम कौन कराएगा? ये काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएगा। जिसकी जितनी पकड़ होती है इस पे, वह इस एग्जाम में उतना आगे तक जाता है, ठीक है। मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ हूं, यानी मेरी अच्छी खासी पकड़ है, ठीक है, लेकिन पूर्ण पकड़ नहीं है क्योंकि अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा, सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। डिटेल जानकारी के लिए आप जो मॉडल आंसर है इसको अवश्य पढ़ेंगे। मैं केवल काम की चीजें डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के संबंधित। तो बोला है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में एथेनॉल उत्पादन के लिए अधिशेष अनाजों के उपयोग की अनुमति दी गई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए अधिशेष अनाज है, वो सड़ रहा है, उससे अच्छा है कि जैव ईंधन के उत्पादन में इसका प्रयोग कर दिया जाए। और जो 2018 की जो नीति आई है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, उसने इस चीज़ की अनुमति दे दी है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण के लिए वर्ष 2022 तक 10% का लक्ष्य तय किया था। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है, और सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण 2022 तक 10% होगा। तो देखिए पेट्रोल और डीजल, एथेनॉल क्या होता है? बेसिकली एथेनॉल होता है इथाइल अल्कोहल। जैसे ब्यूटेनॉल आपने सुना होगा, ब्यूटेनॉल क्या होता है? ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। तो एथेनॉल इसी प्रकार का होता है, इथाइल अल्कोहल। और ये इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो ये होता है C2H5OH, ठीक है। ये मुझे IIT के टाइम पता था, अभी आप एक बार कंफर्म कर लेंगे, यही है शायद। खैर फार्मूला UPSC कभी पूछेगी नहीं, जब मैं IIT की प्रिपरेशन करता था तो ये सारी चीज़ें उस समय पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जानने के लिए आपके, है ना, कि एथेनॉल बेसिकली अल्कोहल है। और अल्कोहल ये कैसा अल्कोहल है जो कि सीधे ईंधन में मिश्रित किया जा सकता है, यानी ब्लेंडिंग फ्यूल में इसका आराम से यूज किया जा सकता है। इवन कई गाड़ियां ऐसी बन रही हैं अब वर्तमान में जो पूर्ण रूप से एथेनॉल से चलेंगी, और इसको ग्रीन ईंधन माना जाता है, अपेक्षाकृत ग्रीन ईंधन माना जाता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए इस प्रश्न में जो इसका मॉडल आंसर आप देखेंगे तो आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट है मॉडल आंसर में हाईलाइट कर दे रहा हूं, वो चीज आपको ध्यान में रखनी ही होगी। वो क्या है? आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बेसिक जैव ईंधन क्या है, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन क्या है, तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन क्या है, चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन क्या है। इसके बारे में आपको समझ विकसित करनी होगी, क्योंकि यूपीएससी क्या कर सकता है ये देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, इसको आप भी पीडीएफ में टिक लगा लें, पढ़ लें। ये क्या यूपीएससी क्या करेगी? मैच दो कॉलम दे देगी, और ये देखिए 1G के सामने एथेनॉल लगा देगी, है ना। अब समझ जाइएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। 3G के सामने लिख देगी अनुवांशिक संशोधन फसलें, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। अब आपको समझना पड़ेगा यार मेरा काम ना तमाम हो जाए, तो ये आपको पढ़ना अवश्य है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ये आपको अवश्य पढ़ना है। तो जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है 2018, वो क्या करती है? बहुत सारा ईंधन को वर्गीकृत करता है कई प्रकार से, और पूरा बताया गया है कि 20% 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो ये देखिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के लिए 2022 तक 10% और 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा है।
बेसिकली मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, जो सरकार हाल में ही, या फिर ऐसे पूछ सकता है मेंस में, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के महत्व पर चर्चा करें। तो महत्व क्या होगा? देखिए बहुत सारा महत्व होगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, इथेनॉल जब आप मिश्रित करेंगे ना, अभी आपको पता होगा भारत का 80% ऑयल आयात करता है भारत, पेट्रोलियम। जब हम इथेनॉल मिश्रित करने लगेंगे तो क्या होगा? हमारी ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगी भाई। 20% पेट्रोलियम कम आयात करना पड़ेगा वर्तमान से, ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगी, आर्थिक सुरक्षा होगी। क्यों? क्योंकि हमें पेट्रोल कम आयात करना पड़ेगा, तो हमारी जो मुद्रा है, मुद्रा भी उसका जो विनिमय दर है वो मजबूत होगी। इन चीज़ों के आधार पे आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का महत्व भी बहुत आराम से मल्टी डायमेंशनल महत्व लिख सकते हैं। इसके अलावा पेरिस समझौते के लक्ष्य की पूर्ति होगी, आप बता सकते हैं, पॉल्यूशन कम होगा, है ना। इन चीज़ों को आप आराम से वहाँ पर बता सकते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हाल में ही मोदी सरकार ने इसे भी लॉन्च किया गया है। NSIL भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, तो यह बिल्कुल सही बात है, यह है उद्यम। तो मैं क्या करूंगा? सी ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर दूंगा। यह क्या बोला? थर्ड पढ़ लेते हैं एक बार। उपग्रहों और विदेशी ग्राहकों के साथ वाहनों को लॉन्च करने के लिए इसरो के वाणिज्यिक सौदों का प्रबंधन करेगा। देखिए ये बोला है, तो ये गलत बात है। इसका काम कौन करता है? एंट्रिक्स। और कौन करता है? इन स्पेस। ये लोग इसका काम करते हैं, जबकि ये क्या करेगा अभी देखते हैं। NSIL इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। इसका 3 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीसरा, तो इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आप पढ़िए एक बार क्या लिखा है। NSIL अंतरिक्ष प्रणालियों के औद्योगिक उत्पादन से ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च व्हीकल को साकार करने में NSIL को शामिल किया गया है। तो आप इसको समझेंगे एक बार ठीक है। जो मैंने बताया कि एक तो एंट्रिक्स है और दूसरा इन स्पेस, ये दोनों लॉन्च किए गए हैं इसरो द्वारा वाणिज्यिक शाखाओं के रूप में, जो ये काम संभालेगी। अब देखिए ये जो है ना NSIL क्या कर रहा है? निजीकरण कर रहा है बेसिकली, इसरो को निजी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। इसरो क्या करे? उद्योगों के साथ लिंक करके, जैसे अभी आप देखेंगे भारत अंतरिक्ष के रूप में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो क्या होता है? इसरो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो वो चाहता है कि यार औद्योगिक उत्पादन हो पाए, जो हमारी जो रॉकेट प्रणालियाँ, जो मिसाइल प्रणालियाँ, तो उसके लिए इसरो क्या करता है? इसरो ने NSIL को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बात आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। पेरिस समझौते के अंतर्गत कुछ बात कह रहा है ना। इसमें कितने स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति, ठीक है, भारत में कार्बन बाजारों के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण होगी, बिल्कुल सही बात है। AIPA यानी उच्च स्तरीय समिति, राष्ट्रीय स्तर पर NDC नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इसको बोलते हैं, कि संचार का UNFCCC के साथ समन्वय करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल को बदलने के लिए पेरिस समझौते को वर्ष 2015 में अपने गए, तीनों बहुत सही है। इसमें कुछ खास आपको बातें बताता हूँ, यहाँ पर लिखी भी हैं, आप इसको एक बार पढ़ें, आपको आराम समझ जाएगा। ठीक है, कि ये जो उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति है, ठीक है, ये 17 सदस्यीय है। इसमें मंत्रालय का सचिव अध्यक्ष है। तो यह प्रश्न हो सकता है पूछ दे और दे दे पर्यावरण मंत्री, तो आप क्या करेंगे? आप कंफ्यूज रहेंगे? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है कि इसमें अध्यक्ष कौन है? मंत्रालय का सचिव। आपको कहना है कि हमने UPSC हिंदी की टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो हमें पता है कि इसका अध्यक्ष मंत्रालय का सचिव होगा। ठीक है, बाकी नहीं याद रखना है कि अतिरिक्त सचिव ये वो फलाने का नहीं याद रखना है। ये ध्यान रखना है कि जो इंपावर्ड कमेटी है, ठीक है, वो क्या है? राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है कार्बन बाजारों का। अब बात आती है कि कार्बन मार्केट क्या होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुधा खड़ा होता है कि भाई कार्बन मार्केट क्या है। तो देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, बेसिकली होता ही है कि 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, उसके पहले ही लाया गया होगा, आप एक बार इसको डेट कंफर्म कर लेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया गया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी विकास इस प्रकार का किया जाए कि वह क्लीन हो, स्वच्छ विकास हो। इसके लिए कई उपाय अपनाए गए। तो कैसे उपाय अपनाएंगे? तो इन्होंने क्या किया? पहली बात ये की, डिसाइड किया, ठीक है, पहला जो डिसीजन था वो ये था कि हमें वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोशिश करेंगे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम पहुंचे, इससे ज्यादा ना हो, इसका प्रयास करना होगा। अच्छा, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वैश्विक तापमान को बढ़ावा देती है। तो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि मान लो, ऐसे मैं जबरदस्ती बता रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं है ये आंकड़ा, मान लो 20 गीगा टन
अगर हम CO2 का उत्सर्जन कर देते हैं तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अब यानी इसको हम बोलते हैं, जो 20 गीगाटन हमने लिमिट बनाई, इसको हम बोलते हैं कार्बन स्पेस। इतना कार्बन हमारे पास स्पेस में है, मतलब सॉरी हमारे पास स्पेस है, यानी जगह इतनी है, 20 गीगाटन ही हम कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं। यानी बेसिकली कार्बन स्पेस क्या है, अगर मैं कार्बन स्पेस की बात करूं, कार्बन स्पेस वह CO2 की मात्रा है जो हम उत्सर्जित कर सकते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर न बढ़े। ठीक है, ये है कार्बन स्पेस। अब क्या होता है, कार्बन स्पेस क्रिएट किया गया, मान लीजिए इसमें कई देशों ने कहा कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, सबकी अलग अलग मांगे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करती होंगी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करती होंगी। तो मान लीजिए एक कंपनी X है, या फिर एक कंट्री की बात कर ले रहा हूं मैं, एक कंट्री है, मान लीजिए अमेरिका है, ऐसे समझिए, शॉर्ट में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कार्बन स्पेस समझ में आ गया होगा, कार्बन ट्रेडिंग समझ लेते हैं, कई लोग को यही डाउट हो रहा था। ठीक है, और खास करके जो हम लोग का UPSC प्रीलिम्स बैच में पुष्पक सर ने पूछा था कि सर ये कार्बन स्पेस कार्बन ट्रेडिंग क्या है, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप आराम से समझ लेंगे। हालांकि मैंने ये डिस्कस करके बता भी दिया था, लेकिन यहाँ भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, कार्बन स्पेस आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कार्बन उत्सर्जित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। तो मान लीजिए ये कार्बन स्पेस है हमारा, है ना, और यहाँ पे 2 देश है, अमेरिका और भारत है और अमेरिका है। आपको पता होगा अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइज देश है, यानी यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा होता है। भारत डी इंडस्ट्रियलाइज देश है, यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। तो मान लीजिए भारत को मिला जनसंख्या के हिसाब से या किसी और फैक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके कि तुम ठीक है 100 टन तुम उत्सर्जित कर लेना। अमेरिका को मिला चलो ठीक है तुम्हारी इतनी रिक्वायरमेंट है तो तुम 200 टन उत्सर्जित कर लेना। इतना इनको स्पेस अलॉट किया गया कि तुम इतना इतना करोगे। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका को जरूरत है 250 टन की, नहीं तो उसके उद्योग बंद हो जाएंगे। और इंडिया को जरूरत है केवल 50 टन की। इंडिया उत्सर्जन कर ही नहीं पा रहा है, मतलब जरूरत ही नहीं है। इंडिया का डेवलपमेंट इस तरह का चल रहा है कि 50 टन में ही काम चल जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं, अविकसित देश हैं, जिनका कार्बन उत्सर्जन बहुत न्यून स्तर पर है। तो इंडिया क्या करेगा, अपना 50 टन स्पेस इसको बेच देगा, किसको, अमेरिका को। और इसी को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, तो कार्बन ट्रेडिंग मतलब जो कार्बन स्पेस क्रिएट किया गया, और इसी जो मैकेनिज्म इसको बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आपको और पढ़ लेना चाहिए। जैसे ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात होती है ना, ये मतलब पूरा 1 घंटे का एक टॉपिक ही है। अगर मैं बात करूं क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल अगर आप लोगों को पढ़ना है तो कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है, ताकि डिटेल में उसको डिस्कशन किया जा सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो प्रॉब्लमेटिक करता है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां प्रश्न। ईसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसा भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक पहल है, बिल्कुल सही बात है। 2015 के जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था उसमें इसको प्रारंभ किया गया था। ईसा सौर समृद्ध देशों का एक गठबंधन है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 करेक्ट। तीसरा है भारत के चेन्नई में इसका मुख्यालय, ये गलत है। इसका मुख्यालय गुड़गांव याद है आपको, तो गुरुग्राम में मुख्यालय, तो तीसरा काट दीजिए, 1 और 2 करेक्ट। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि कई बार स्टेटमेंट इस तरह से पूछा है, समझिएगा। एक स्टूडेंट इस तरह से पूछेगा, है ना, ईसा में केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्थित देश ही शामिल हो सकते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। ईसा में यूनाइटेड नेशन का, अब इसको विस्तार कर देगा, कोई भी सदस्य शामिल हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि केवल, इस स्टेटमेंट में अगर केवल लिखा होता ना, ईसा केवल सौर समृद्ध देशों का गठबंधन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है कि सौर समृद्ध देशों का गठबंधन है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हालांकि जो बेस्ट पॉसिबल आंसर कैसे आप निकालेंगे, तो मैंने वही बताया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका मुख्यालय चेन्नई में नहीं है, इसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर आपको आ जाएगा 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, तो यहां से भी आप करेक्ट कर सकते हैं। मॉडल आंसर आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS लिखा हुआ है। यह योजना MSME और मुद्रा उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटी और संपार्श्विक मूल्य अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करती है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFCs ऋण प्रदान कर सकती हैं, अभी बिल्कुल सही बात। देखिए बेसिकली हुआ क्या, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी सरकार ने चलाया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वहां पर क्या किया गया भाई, MSMEs को बचाने के लिए कि MSMEs डूबे ना, उसके लिए क्या किया गया, ये लाई गई
ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके तहत इनको जो इन्होंने ऋण लिया है उसका 20% दिया जाएगा, ठीक है, 20% ऋण दिया जाएगा जो कि गारंटी और संपार्श्विक कोलेटरल मुक्त होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा। तो वो काम किस लिए किया जा रहा है कि एनबीएफसी बचे, इनके पास जो लिक्विड कैपिटल है जो एनबीएफसी को बचाए रखने के निवार है वो उपलब्ध हो सके। तो 12वें का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसको आप पढ़ लेंगे मॉडल आंसर तो आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं, श्रम सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं, राज्य सूची का विषय नहीं है। ये किसकी सूची का विषय है? समवर्ती। अब मैं क्या करूंगा, तुरंत ऑप्शन देखूंगा तो 1 एलिमिनेट, 1 और 2 ऑलरेडी एलिमिनेट, अब सेकंड भी पढ़ूंगा। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता प्रतिष्ठान प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो नाम ही है इसका पढ़ेंगे, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता प्रतिष्ठान। तो ये नियुक्ति पत्र रहेगा तभी तो पता चल पाएगा कि वहाँ पे सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उनको है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें ये जो है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता प्रतिष्ठान नियम ये वहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, 13वें का बी करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। श्रम समवर्ती, जो मेन क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि श्रम किस सूची का विषय है, तो श्रम समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखते हैं, लाइफ लाइन उड़ान पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए लाइफ लाइन नाम है, देखिए लाइफ लाइन, तो मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा आंसर, ऑप्शन पढ़ूंगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर विभिन्न किफायती एवं आर्थिक रूप से व्यवहार और लाभदायक उड्डयन सेवा प्रदान करना है। भाई ये तो उड़ान योजना है ना, क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार उड्डयन योजना। ये लाइफ लाइन क्यों? तो कोविड-19 के दौरान, ठीक है, तो आपको समझिए, कोविड-19 के दौरान आप यहाँ पर देखेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए आवश्यक जरूरतें जैसे एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, पीपी मास्क, दस्ताने तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। लाइफ लाइन उड़ान का उद्देश्य ये है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचने के लिए उड़ान हो सके, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पहला स्टूडेंट ने बिल्कुल गलत और दूसरा स्टूडेंट ने बिल्कुल सही। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसका आरंभ किया गया है। 15वें प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा प्राथमिक प्रदूषकों की श्रेणी में आता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। प्राथमिक प्रदूषण कौन से प्रदूषण होते हैं? जो सीधा उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, ये प्रदूषक किसी स्रोत से उत्सर्जित होकर सीधे पर्यावरण में चले जाते हैं, जैसे काली सूत जो कि इंडस्ट्री से निकलती है, रेतीले तूफान, देखिए लिखा हुआ है रेतीले तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, ये हो सकता है, या फिर CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो डायरेक्ट वाहनों से निकल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि वायुमंडल में जाके वो रिएक्शन करके एक नया प्रदूषक तत्व बना रहा है, ऐसा नहीं है। वायुमंडल से जब निकले तो प्रदूषक के रूप में या फिर जिस भी स्रोत से निकले थे प्रदूषक के रूप में ही निकले थे, ये हो जाते हैं प्राथमिक पोल्यूटेंट। तो प्राथमिक पोल्यूटेंट इसमें से कौन कौन से हैं? देखिएगा, पैन जो होता है, पैरासिटिल नाइट्रेट, ये क्या होता है? द्वितीयक पोल्यूटेंट होता है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा, द्वितीयक पोल्यूटेंट होता है, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो इसकी जो द्वितीयक वाली बात है, ठीक है, वो क्या है, यानी ये किसी रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। और आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो पैन होता है वह द्वितीयक पोल्यूटेंट है, यानी वह डायरेक्ट नहीं उत्सर्जित होता है, ठीक है, वह डायरेक्ट उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 करेक्ट है ना। तो ये आप देख लीजिएगा कि प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक के नाम पे जाना जाता है, जैसे ओजोन है ना, तो ये हो जाएगा ओजोन भी। तो ये प्रश्न यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा इसको तो इंपॉर्टेंट में लिख लें, ये यूपीएससी बार बार गेम खिलाती रहती है, इसका ऐसा प्रश्न पूछ सकती है। 16वां प्रश्न देखते हैं, कणकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह प्रदूषक वाहन उत्सर्जन में विद्यमान होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वाहन उत्सर्जन में तो सारे विद्यमान है। मानव स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव कण के आकार पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। जैसे मैं बताऊं PM पार्टिकुलेट मैटर है ना, इसी को बोलते हैं कणकीय प्रदूषक। PM 2.5 और PM 10 की बात करता हूं, तो देखिए PM 10 जो होता है वो नाक से जाता है, तो नाक में जो बाल होते हैं वहां पे हेयर्स जो नाक के होते हैं वहां पर फंस जाते हैं कई सारे, जबकि PM 2.5 उसमें फंसते नहीं और अंदर चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। PM 10 का कम प्रभाव अपेक्षाकृत पड़ेगा, जबकि 2.5 क्या है, फेफड़ों में जा रहा है, अंदर हृदय पे जा रहा है, वहां पे टकरा रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां, TB, 50 तरीके के रोग
उपलब्ध करा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा कट जाएगा, पहला सही है। तीसरा बोला ये प्रदूषक सजीव भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं यदि वो पार्टिकुलेट मैटर के रूप में है तो वो भी क्या कहलाएंगे, वह कणकीय प्रदूषक कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है, बैक्टीरिया, कवक, फफूंद, शैवाल आदि सजीव बहुत छोटे आकार के जीवित जीव होते हैं जो वायुमंडल में फैले होते हैं। ठीक है, ये पौधों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, तब तीसरा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, जो मैंने अभी आपको बात समझाई, धूल, धुएं, धुंध इत्यादि जैसे वायु वाहित कण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के मध्य आकार वाले कण स्वास्थ्य पर कम गंभीर प्रभाव डालते हैं, जबकि 2.5 माइक्रोमीटर तक के आकार वाले कण फेफड़े गहराई तक जाते हैं। तो वही जो मैंने बात समझाई वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। 17वें प्रश्न को देखते हैं। इको इफिशियंसी पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इको इफिशियंसी, यह शब्द एक बार सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा सृजित किया गया था। भाई देखो मुझे पता नहीं था ये, है ना, लेकिन मैंने कहा कि यार अब कौन कर सकता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम भी लिखा हुआ है, इको इफिशियंसी भी है, तो मान ही लेते हैं ये किया होगा और गलती से सही हो गया। ठीक है, तो इतना आपको रिस्क एग्जाम में लेना पड़ता है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए लिखा हुआ है, इको इफिशियंसी शब्द का सृजन 1992 में वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया गया। यह 200 से अधिक अग्रणी व्यवसायों का एक वैश्विक संगठन है। तो देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाल में चर्चा मेरा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे 200 से अधिक अग्रणी व्यवसायों का एक वैश्विक संगठन है। तो वहाँ पे क्या दे देगा, वहाँ पे बोल देगा कि यह सरकारों का संगठन है, या भारत में सार्वजनिक निकायों का संगठन है, या विश्व की सार्वजनिक कंपनियां और भारत की सार्वजनिक कंपनियों के मध्य एक गठबंधन है। इस तरीके की चीजें आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन अपने आप सही है, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो सही होगा ही होगा। यह पारिस्थितिक प्रभाव कम करते हुए मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को संदर्भित करता है। नाम ये इसका वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, पारिस्थितिक प्रभाव कम करते हुए विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मॉडल आंसर आप ध्यान से देखें। 18वां प्रश्न देखते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे आपने कोका कोला पिया होगा, है ना, कोका कोला, उसमें देखिए कोका कोला में CO2 घुला होता है और ये बनाता है H2CO3। यह एक प्रकार का एसिड है जो हमें बहुत आनंद देता है। ठीक है, कोका कोला, थम्स अप, ये सब पी के एकदम मजा आ जाता है ना, ठंडी में भी कई लोग पीते होंगे। खांसी की बीमारी मेरी तरह हो जाएगी, मत पीना। ठीक है, तो ये देखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता से अधिक होती है। भाई वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज कितना है, आपको याद होगा, नोआक बनता है, नोआक ये फॉर्म बनता है, मतलब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कितना होता है, लगभग 78%, ऑक्सीजन इसके बाद 21%, आर्गन बहुत कम, मतलब पॉइंट में होएगा, कार्बन और घटते चला जाएगा। ये ऑर्डर होता है घटते क्रम में, नोआक, इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जो नोआक है इसके आधार पर भी आप देखेंगे तो जलीय पारितंत्र में सीधे दिख रहा है कि भाई वायुमंडल में तो 21% से अधिक है ना, और जल में मैंने बताया कि जल में CO2 की घुलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, H2CO3 बना देता है। तो सीधी बात है, यह बिल्कुल सही कथन है। अगला बोला है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में CO2 की सांद्रता को कम कर देता है। ऐसा जरूरी नहीं है, वायुमंडल में CO2 की जो वृद्धि हो रही है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि क्या होता है, ये देखिए ये सरफेस है, यहाँ पे आप एक बार पढ़ेंगे, ये जल का सतह है ना, जल का सतह है, यहाँ पर बहुत सारा CO2 है। तो जो सतही जल है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, सतही जल रिएक्शन करेगा। इवन वर्षा बारिश हुई ना मान लीजिए जल पर, तो ये क्या करेगा, अपने साथ CO2 को घोलते हुए इस पानी में पहुंचा देगा। तो वायुमंडल में जितनी CO2 होती है वो क्या करती है, सांद्रता बढ़ाती है। इवन आपने ये भी सुना होगा, एक तो कार्बन फर्टिलाइजेशन वर्ड आपने सुना होगा, दूसरा आपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सुना होगा, तीसरा आपने ये सुना होगा कि भैया जो वैश्विक महासागर हैं वो एक बड़े कार्बन सिंक बन रहे हैं। जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तो वैश्विक महासागर इसके एक बड़े सिंक है, मतलब सोखता हुआ है, सोखता बने हुए हैं। तो वो क्या है, वो आप देखेंगे कि यहीं से आता है। ठीक है, तो CO2 की सांद्रता जितनी बढ़ेगी वह उतना बढ़ा सकता है। तो जल में अधिक CO2 घुल जाती है और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो 18वें का ए ऑप्शन सही है ना, तो इसका हो जाएगा ए। 19वां, प्रतिकूल परिस्थितियों में पर्यावरणीय दबाव से बचने के लिए जंतुओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अच्छा देखो मुझे नहीं पता है, मान लो मैं आंख बंद करके 1 2 3 मार दूंगा,
कुछ नहीं पता है मुझे, ना शीत निष्क्रियता समझ आया ना ग्रीष्म निष्क्रियता, लेकिन मैंने इतना पता है कि भाई बदलती पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, या फिर अलग तरीका प्रतिकूल परिवर्तन होता है, तो हर जंतु एक रिएक्शन करते हैं। जैसे रात में ठंडी लगती है, ठीक है, तो आपके पैर अपने आप सिकुड़ जाते हैं, है ना, पैर अपने आप सिकुड़ जाते हैं। या फिर चलिए आपने कुत्तों को देखा होगा, जो कुत्तों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, एक के ऊपर एक सोए रहते हैं। इवन मैं बात करूं, आपने देखा होगा जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ क्या होते हैं, शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। जब ठंडी पड़ती है तो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। अलग अलग तरीके का क्या करते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं ताकि परिस्थिति की जो कठोरता है उससे बच सके। तो ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। होता क्या है ये, तो इसके बारे में आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे निलंबन परिवर्धन की एक अवस्था है, ये क्लियर सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन आप पढ़ ही लेंगे, ओपन भी है, इवन आप यहाँ पे स्क्रीन रोक के भी सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब मेरा समझाने का इस प्रश्न में ये मतलब था कि ना आए ना समझ में तो 1 2 3 जाना सेफ होता है, क्योंकि करते ही होंगे कुछ ना कुछ, तो इतना सेफ होता है। हालांकि अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन देता है जो आपको पता है कि नहीं करता, जैसे है ना, मतलब समझिएगा कोई वो ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन देता है XYZ जो श्योर था कि यार ये तो कोई नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दीजिए और आंसर फिर बाकी को मार दीजिए, ठीक है ना। मैंने एक तुक्के वाली वीडियो बनाई है, तो जिन लोग ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी तुक्के वाली वीडियो प्रीलिम्स की एक पूरा वही बनाई है, मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग से प्लेलिस्ट ही बनाई गई है जहाँ पे तुक्के वाली वीडियोस का डिस्कशन किया गया है, तो वो आप अवश्य देखें। उससे आपको ये वाले क्वेश्चंस आराम से फील आ जाएगी कि मुझे नहीं पता ये वाले क्वेश्चन एकदम जीरो, तो मैं कैसे करूंगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है, तो दोबारा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। अगला बोल रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो सबको पता है कि यह लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली थे, तो करेक्ट आंसर जाएगा ए, क्योंकि क्लीमेंट एटली नहीं, एटली की घोषणा आपने सुना होगा, एटली जेटली, अरुण जेटली से कंफ्यूज मत होइएगा, एटली अलग थे, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो 20वां आंसर है लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली इसके जो है मतलब प्रधानमंत्री थे। अगला है लाहौर अधिवेशन, यह दिसंबर 1929 में हुआ, बिल्कुल सही बात है, हुआ ही होगा, है ना, हुआ ही था, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। 1929 दिसंबर में लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल की बजाय जवाहरलाल नेहरू थे, JLN इनको बोलते हैं शॉर्ट में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर देगा करेक्ट डी, 1 और 3 करेक्ट। ये ध्यान में रखना है। इस दौरान क्या हुआ था, आप बता सकते हैं कि इस दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ये मेंस में भी प्रश्न पूछ सकता है कि लाहौर अधिवेशन के महत्व पर टिप्पणी करें, और प्रीलिम्स में तो मतलब पूछा जाना तय है, मतलब UPSC UPPCS में तो एक में पूछ ही देगा इस बार, ठीक है। तो इसको ध्यान से इसके बारे में आपको पढ़ देना है। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कुछ तिथियां दी हुई है, मैच द कॉलम दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। तो बोल रहा है कि कूट घटना एक दी हुई है और तिथि बताई हुई है। महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करना। अच्छा ये देखो, इसमें मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ ना कि इसका आंसर ए का 3 है। आज बताऊं कैसे, एक बार देख लो, सही है ना। हाँ, नोआखली गए 1946, बिल्कुल। क्यों नोआखली, इतना मुझे पता है कि नोआखली कब गए थे, जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और भारत का विभाजन तय हो गया था, ठीक है। ये जब उस समय गए थे नोआखली में दंगे रोकने, तो इसका आंसर रहेगा ए का 3। अब ए का मुझे 3 यहाँ पर देखना है, खोजना है कि ए का 3 किसके किसके ऑप्शन में है। तो मैं सी और डी एलिमिनेट कर दूंगा ऑप्शन, क्योंकि सी में 1 था ए का और डी में 4 था, तो मैं ये एलिमिनेट कर दूंगा। अब श्योर होगा कि बी का अपने आप 2, अब देखिए आप बी पढ़ेंगे अपने आप 2 फिक्स हो गया, तो बी का 2 अपने आप फिक्स हो गया। बारदोली किसान सत्याग्रह और चंपारण, चंपारण सबको पता होता है कि भाई चंपारण 1917 में हुआ था, बहुत इजी। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बारदोली नहीं भी पता है, वैसे पता ही होता है, मतलब ये बहुत सारे फेमस, मतलब इसमें जितनी घटना है बहुत ही फेमस घटना है, लगभग सबको पता होती हैं। हालांकि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो भी आप आसपास पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है, तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, पुराने बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इत्यादि के प्रश्नों का एक जो लेटर है उसको संकलित किया। इसके अलावा इनकी एक और प्रसिद्ध कृति है अ लेटर्स टू डॉटर, ठीक है, अ लेटर्स टू डॉटर भी इनकी प्रसिद्ध कृति है, तो वो भी इन्हीं की मतलब आप कह सकते हैं संकलन है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ए। चौथा 24वां प्रश्न, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो मैं बता दूं कांग्रेस ने एकमात्र राउंड टेबल, गोलमेज का मतलब है राउंड टेबल, गोलमेज है ना, राउंड टेबल मतलब गोलमेज कहने की क्या जरूरत है, राउंड टेबल हिंदी में लिख देते है ना, क्योंकि गोलमेज थोड़ा अजीब नहीं हो जाता है, कोई बात नहीं सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। इसके अलावा किसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल द्वितीय में। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 24वें का बी बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न देख लेते हैं जो अभी हमारे डिस्कशन का आखिरी होगा। इसके बाद जो अन्य वीडियो है वो रमन सर और सत्यप्रकाश सर द्वारा डिस्कशन किए जाएंगे। 25वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? तो देखिए ये बहुत ही फेमस है। 1884 के आसपास ये हुआ था, 83 में। यहाँ पे देखिए क्लियर बताया, इल्बर्ट विल विवाद 1883 में रिपन के द्वारा। तो ये भी देखिए प्रश्न बन सकता है, दे देगा आपको कि इनमें से किस वायसराय या गवर्नर जनरल के दौरान इल्बर्ट विल विवाद हुआ था। तो आपको टिक करना है लॉर्ड रिपन के दौरान। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। और ये क्या है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, न्यायिक आयोगता। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली उस समय रिफॉर्म किए थे न्यायाधीश में, जो ज्यूरी है उसमें रिफॉर्म किया था और बोला था कि भारतीय भी यूरोपियों के मुद्दे सुन सकते हैं। ठीक है, भारतीय ज्यूरी के सदस्य भी यूरोपियों के मुद्दे सुन सकते हैं। बहुत ही विरोध हुआ इसका कि भाई भारतीय कैसे सुन सकते हैं, भारतीय तो श्रेष्ठ नहीं है, अश्वेत है। तो इसका विरोध हुआ, बाद में इसे वापस ले लिया गया। तो इसी को इल्बर्ट विल विवाद कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लियर बताया गया है। तो दोस्तों यहीं पे मैं आज का वीडियो डिस्कशन समाप्त करता हूँ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग का जो प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, इसके साथ साथ ही प्रीलिम्स के बैच के साथ साथ ही दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण है कि हम लोग का यूपीएससी हिंदी की जो आंसर राइटिंग है, दैनिक उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम सृजन भी चल रहा है। तो आपको अगर कोई भी ज्वाइन करना है और आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसके भी आप देखेंगे 86 वीडियो, मतलब 1-2 वीडियो नहीं है, 86 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो जो लोग अभी हिंदी मीडियम में स्टार्टिंग में हैं, यार हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, यूपीएससी हिंदी बहुत प्रयास कर रहा है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट अधिक से अधिक सुधरे, बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो आप लोग भी उसमें सहभागी बनिए। दूर दूर भागने से कुछ नहीं होगा। सारे वीडियो मेरे द्वारा स्वयं बनाए गए हैं, जो कि आपको बता दूं कि मैं 2019 में यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं, इंटरव्यू स्टेज पे गया हूं, यानी मैं मेंस क्वालिफाइड हूं। और सारे वीडियो 86 वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। उस मेहनत का सम्मान कीजिए, आप भी उसे अवश्य देखिए, अपने दोस्तों मित्रों में उसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ और आपका प्रयास आगे बढ़े और एक प्रॉपर मेंटरशिप मिले, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, ये केवल ये नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं सर टेस्ट सीरीज तो मार्केट में बहुत सारी फ्री भी है, क्यों नहीं हम फ्री ही कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि यार देखो फ्री कर लो, उसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ। ये भी मन करे तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रॉपर डिस्कशन होता है, हर चीज़ों के वीडियो बनाए जाते हैं। जैसा आपने ये वीडियो देखा है, इसी प्रकार का वीडियो बनता है हर पेपर का। प्रॉपर डिटेल में मॉडल आंसर भी मिलता है, जो कि हिंदी मीडियम के किसी भी कोचिंग के जो मॉडल आंसर है उसकी एक कमी है। और जो तीसरा जो खास बात है, इसमें मेंटरशिप की एक जो हमने नई बात जोड़ी है कि इसमें हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े हुए होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग तत्काल, इवन कई बार सुबह 4 बजे तक भी हम लोग ने रिप्लाई किया है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आई है कि सर मुझे पढ़ाई में ये नहीं समझ में आ रहा है, या मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उन लोग की भी हम लोग इसमें एकदम क्लियर कट है ना, हम लोग इसमें हेल्प करते हैं, डिस्कशन रखते हैं, सबकी प्रॉब्लम समझते हैं। सीसैट इत्यादि के हम लोग डिस्कशन उसमें आरंभ करने वाले हैं और सारी एक्टिविटीज़ हम लोग इसमें कराने वाले हैं। तो आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस पर हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, देरी मत कीजिए। यानी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज केवल 2000 में और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज केवल 2500 में अभी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।